नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए लगातार करंट अफेयर्स की जो सीरीज हम चला रहे हैं और इसमें आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों को। और वन लाइनर्स के फॉर्म ये सभी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे। लगभग 2 भाग में आपका जुलाई का करंट अफेयर्स कंप्लीट करवाया जाएगा। तो जुलाई का पार्ट 1 यह है करंट अफेयर्स का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको पता है कि पीईटी 2022 की परीक्षा में 10 नंबर का आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। तो 10 नंबर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। कम करंट अफेयर्स को आपको बिल्कुल ध्यान से फॉलो करते रहना है। अभी तक मैंने 5 वीडियोस करंट अफेयर्स के अपलोड किए हैं। इन 5 वीडियो के माध्यम से मैंने जनवरी, फरवरी और मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को कंप्लीट करवा दिया है। आज से हम जुलाई के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। बाकी बीच के जो महीने आपके रह गए उनको भी हम धीरे धीरे कंप्लीट करते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जुलाई के इम्पॉर्टेंट और दिवस को देख लेते हैं। तो 1 जुलाई को आपका होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। 1 जुलाई को आपको क्या होता है? तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे आपका होता है 1 जुलाई को। इसके बाद 1 जुलाई को ही आपका नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। इसके बारे में आप याद देखिएगा। 1 जुलाई को आपका नेशनल डॉक्टर्स डे होता है। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन, इसके बारे में आपको याद रखना है। फैमिली डॉक्टर्स ऑन द फ्रंट लाइन जो है इसकी थीम रखी गई थी। इसके बाद विश्व खेल पत्रकार दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया गया, इम्पॉर्टेंट है। और इसके बाद विश्व यूएफओ दिवस आपका 2 जुलाई को मनाया गया। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस भी आपका 3 जुलाई को मनाया गया, सेलिब्रेट किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस आपका कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सहकारिता दिवस है यह मनाया गया 2 जुलाई को और इसकी थीम रखी गई थी कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। इसके बारे में आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस की थीम काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला दिवस क्या है? तो अगला दिवस आपका है विश्व पेपर बैग दिवस और यह आपका 12 जुलाई को मनाया गया, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी थीम क्या रखी गई थी? तो इफ़ यू आर फैंटास्टिक डू समथिंग ड्रामेटिक टू कट द प्लास्टिक यूज पेपर बैग, इसकी थीम रखी गई थी। इसके बारे में आप याद रखिएगा। वहीं विश्व मलाला दिवस आपका कब मनाया गया? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विश्व मलाला दिवस आपका मनाया गया 12 जुलाई को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद विश्व जनसंख्या दिवस आपका 11 जुलाई को मनाया गया और इसकी थीम क्या रखी गई थी? अ वर्ल्ड ऑफ 8 मिलियन टूवर्ड्स अ रेजिलियंट फ्यूचर फॉर ऑल, हार्नेसिंग अपॉर्चुनिटीज एंड एंश्योरिंग राइट्स एंड चॉइसेस फॉर ऑल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट दिवस थे। बाकी के जो आपके बाकी रह जाएंगे, सेकेंड वाले जो वीडियो आपका जुलाई वाला होगा उसमें बाकी के डे को हम कंप्लीट करेंगे। अब हम इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स यहाँ पे देखने जा रहे हैं। तो पहला करंट अफेयर्स का प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में आपसे पूछा जा रहा है कि विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है? तो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनके द्वारा जो है यह सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप जो पुरस्कार है यह दिया गया जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर जेलेंस्की, इन्हीं को जो है यह पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया, सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड। तो व्लादिमीर जेलेंस्की को यह दिया गया। इसके बारे में आप याद रखिएगा। किस राज्य सरकार ने महिला अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ की शुरुआत की थी हाल ही में? तो महतारी न्याय रथ की शुरुआत हाल ही में की गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसके बारे में आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की जो राज्य सरकार है इसी के द्वारा जो है महिला अधिकार जागरूकता के लिए महतारी न्याय रथ को शुरू किया गया है हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में 100 मेगावाट की रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया? तो तेलंगाना में किया गया। इसके बारे में आपको याद रखना है। वहीं भारत का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट कौन सा है? तो सबसे बड़ा भारत का है सोलर फ्लोटिंग प्रोजेक्ट ओंकारेश्वर खंडवा डिस्ट्रिक्ट जो कि मध्य प्रदेश में है। टोटल उसकी क्षमता 600 मेगावाट की है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। एशिया कप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यह आयोजन आपका 2022 का श्रीलंका में किया जाना था, परंतु कुछ कारणों से अब इसका आयोजन किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अब यह आयोजित किया जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य सरकार ने सरकारी
प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की है? तो मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना की शुरुआत की जाएगी तमिलनाडु में। तो इसके बारे में आपको याद रखना, तमिलनाडु की जो गवर्नमेंट है सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री ब्रेकफास्ट योजना चलाएगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, तमिलनाडु आपका राइट आंसर है। इसके बाद हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप याद रखिएगा। पीएम दक्ष योजना की शुरुआत हाल ही में किस मंत्रालय के द्वारा की गई? तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जो है पीएम दक्ष योजना की हाल ही में शुरुआत की गई थी। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? तो प्रणय कुमार वर्मा, इनका नाम इम्पोर्टेंट है। प्रणय कुमार वर्मा को बांग्लादेश में भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया। भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत जिसका नाम है INS विक्रांत, इसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो भारत का जो पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है जिसका नाम है INS विक्रांत, और यह भारतीय नौसेना को दे दिया गया है। तो इसको बनाया किसने है? तो इसको बनाया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। तो आप याद रखिएगा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने इसको बनाया है। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत में सबसे ज़्यादा FDI किस देश से आया? तो सबसे ज़्यादा जो FDI है भारत में सिंगापुर से आया। इसके बारे में आपको याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो FDI है वह सिंगापुर से आया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर रखा गया है? तो सुनील गावस्कर। तो आप याद रखिएगा, सुनील गावस्कर के नाम पर जो है इस इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड का नाम रखा गया है। किस राज्य ने एक नए कर्मझीरी अभयारण्य की स्थापना को मंजूरी दी है हाल ही में? तो कर्मझीरी नामक जो अभयारण्य है यह स्थापित किया जाएगा कहाँ पर? तो मध्य प्रदेश में, आप याद रखिएगा MP में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड यानी कि BBNL के का किसके में विलय कर दिया है आपको बताना है यहाँ पे। तो BBNL का जो है किस में विलय कर दिया गया है हाल ही में, किसके साथ विलय कर दिया गया है? तो BBNL जो है इसका विलय कर दिया गया है BSNL में। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यानी कि BSNL में जो है इसका विलय कर दिया गया है आपका BBNL का। इसके बारे में आप देखिए, BBNL का मतलब है भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है, और किस विभाग ने दीनदयाल स्पर्श योजना की हाल ही में शुरुआत की है? तो डाक विभाग की यह योजना है दीनदयाल स्पर्श योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दीनदयाल स्पर्श योजना का संबंध हो जाएगा डाक विभाग से। इसके अंतर्गत क्या होता है, बच्चों को डाक टिकट एकत्रित करने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है और इसके अंतर्गत स्कॉलरशिप भी दी जाती है। तो आप याद रखिएगा। हाल ही में किस राज्य में फैमिली कोर्ट स्थापित करने के लिए परिवार न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 लोकसभा में पेश किया गया था? तो आप याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश और नागालैंड में यह फैमिली कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2.0 शुरू की है? तो किस मंत्रालय के द्वारा स्वदेश दर्शन योजना 2.0 को हाल ही में शुरू किया गया है? तो हमारा जो पर्यटन मंत्रालय है इसी के द्वारा जो है इस योजना को हाल ही में शुरू किया गया था। हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया? तो इससे पहले कार्मेन रेनहाल्ट थी विश्व बैंक की अर्थशास्त्री, परंतु अब नियुक्त किया गया है इंदरमीत गिल को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंदरमीत गिल जो हैं ये विश्व बैंक के नए मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किए गए हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया है? यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को हाल ही में किसके द्वारा जारी किया गया? तो इस रिपोर्ट को हाल ही में प्रकाशित किया गया है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। तो आप इसे याद कर लीजिएगा। तथा इस रिपोर्ट में हाल ही में भारत की जो आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान था 2022-23 के लिए, उसको 8.2% से घटाकर 7.4% कर दिया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो राष्ट्रमंडल खेल अब समाप्त हो चुके हैं। तो भारतीय ध्वजवाहक इसमें उद्घाटन समारोह में कौन था? तो मनप्रीत सिंह और PV सिंधु। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा।
और किस वर्ष में जो है आईसीसी महिला ओडीआई यानी कि मतलब यहाँ पे 50 ओवर की बात हो रही है, तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी भारत कब करेगा? तो 2025 में। आप याद देखिएगा 2025 में भारत आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप की मेजबानी करेगा। तो 2025 वर्ष आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस राज्य ने हाल ही में बराक भूबन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण की मंजूरी दी है? बराक भूबन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, बनाया जाएगा? तो आप याद देखिएगा यह बनाया जाएगा आपका असम में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है, असम आपका राइट आंसर हो जाएगा। असम में जो है बराक भूबन वन्यजीव अभ्यारण्य के निर्माण को हाल ही में मंजूरी दी गई। शेख मोहम्मद सबा अल सलीम किस देश के नए पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये जो है कुवैत के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जिनका नाम है शेख मोहम्मद सबा अल सलीम। वीवा एंगेज नामक एप्लीकेशन को हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया? वीवा एंगेज नामक जो नया ऐप है इसको लॉन्च किया गया हाल ही में किसके द्वारा? तो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। तो आप याद देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सकुराजिमा ज्वालामुखी किस देश में फटा था तथा काफ़ी न्यूज में भी यह ज्वालामुखी था? तो सकुराजिमा ज्वालामुखी हाल ही में फटा था जापान में। तो आप याद देखिएगा जापान में दो अन्य ज्वालामुखी भी हैं, माउंट असो और माउंट फूजी, इनके बारे में भी आप याद देखिएगा। हाल ही में एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था जिसका नाम था मासी का पूरा नाम होता है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। तो यह किसके लिए लॉन्च किया गया था आपसे पूछा जा रहा है? तो बच्चों के लिए जो है इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था, मॉनिटरिंग ऐप फॉर सीमलेस इंस्पेक्शन। बच्चों के लिए जो है इस एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया गया। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस राज्य सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट शुरू किया है हाल ही में? फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को हाल ही में शुरू किया गया आंध्र प्रदेश की सरकार के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंध्र प्रदेश। हाल ही में आईएसएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2022 में भारत का कौन सा स्थान था? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के चांगओन में जो है इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत का स्थान था पहला। तो आप याद देखिएगा भारत जो है इस निशानेबाजी विश्व कप में पहले स्थान पे था। तथा आईएसएसएफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा जर्मनी के म्यूनिक शहर में। काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में किस भारतीय ने पहला पदक जीता? यहाँ पे प्रश्न थोड़ा सा उल्टा हो गया है। प्रश्न में होना चाहिए था कि विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है पहला पदक किसके द्वारा जीता गया था। यहाँ पे 2022 हटा दीजिए, यहाँ पे पहला पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है पहला पदक जीता था। तथा हाल ही में ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में अमेरिका के ओरेगन में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया जिसमें नीरज चोपड़ा ने जो है पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा जो हैं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो है पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं। पहले भारतीय हैं कौन? अंजू बॉबी जॉर्ज। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। और नीरज चोपड़ा ने 2022 के विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में और रजत पदक जीता। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा पहली बार जब अंजू बॉबी जॉर्ज ने इसको जीता था तो अंजू बॉबी जॉर्ज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। अभी तक दो ही लोगों ने जो है विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दो भारतीय ने सिर्फ पदक जीता हुआ है। पहले थी अंजू बॉबी जॉर्ज तथा हाल ही में 2022 में नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है इस विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में। तो इसको आप याद रखिएगा। अमेरिका के ओरेगन में 2022 की यह प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। हाल ही में किस देश ने वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया है? तो वेंटियन स्पेस स्टेशन मॉड्यूल को लॉन्च किया गया हाल ही में चीन के द्वारा। तो आप याद रखिएगा चीन ने जो है इसको लॉन्च किया था। अंडमान सागर में जो है भारत और किस देश के मध्य एक समुद्री साझेदारी अभ्यास आयोजित किया गया? तो एक समुद्री साझेदारी जो अभ्यास है हाल ही में आयोजित किया गया भारत और जापान के मध्य। तो आप इसे याद रखिएगा। जापान के साथ हम कुछ और युद्ध अभ्यास भी करते हैं जैसे धर्मा गार्जियन हो गया, सिन्यू मैत्री हो गया, जिमेक्स हो गया, ये सभी हम और जापान के साथ ही करते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया?
किस शहर में भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया? तो बेंगलोर में किया गया था, आप इसे याद कर लीजिएगा, बेंगलोर में। अगला प्रश्न है, दुनिया का कौन सा देश पहला तैरता हुआ, मतलब कौन सा देश दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है? तो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कौन सा देश बना रहा है? तो दक्षिण कोरिया जो है दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, दक्षिण कोरिया। हाल ही में किस शहर में कानूनी सेवा क्लिनिक जिसका नाम है समता न्याय केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो कानूनी सेवा क्लिनिक जिसका नाम समता न्याय केंद्र है, इसका उद्घाटन हाल ही में किया गया और चंडीगढ़ में। विशेषतर यह ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के लिए खोला गया है कानूनी सेवा क्लिनिक जिसका नाम है समता न्याय केंद्र। हाल ही में किस राज्य ने खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है? तो राजस्थान की जो सरकार है इसके द्वारा अपने खिलाड़ियों के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की है। तो आप इसे याद कर लीजिएगा, राजस्थान सरकार के द्वारा यह डिसीजन लिया गया है। तथा राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स का आयोजन भी जापान में ही किया जाएगा। तो आप राजस्थान में ही किया जाएगा। राजस्थान में ही जो है राजीव गांधी रूरल ओलंपिक्स का भी आयोजन किया जाएगा। 29 अगस्त से यह स्टार्ट होगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राजस्थान आपका यहाँ पे राइट आंसर है। हाल ही में जेपी गंगा पथ के पहले चरण का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? जेपी गंगा पथ के पहले चरण का जो उद्घाटन है कहाँ पर किया गया, मतलब कहाँ पर किया गया? तो पटना में जो है इसका उद्घाटन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, पटना में इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 20.5 किलोमीटर की कुल लंबाई इसकी है जेपी गंगा पथ की। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, कुल इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी कुल लंबाई है 20.5 किलोमीटर। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया गया? आपसे पूछा जा रहा है। तो 29 जुलाई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष की इसकी थीम थी इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिसीव द टाइगर पॉपुलेशन। देश का पहला हर घर प्रमाणित जिला कौन बना है? देश का पहला हर घर प्रमाणित जिला कौन बना है? तो मध्य प्रदेश का बुरहानपुर। इसके बारे में आप याद देखिएगा, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर है यह देश का पहला हर घर प्रमाणित जिला बना है। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। श्रीलंका का 15वां प्रधानमंत्री हाल ही में किसे नियुक्त किया गया था? तो दिनेश गुणवर्धने को। तो इनके बारे में आप याद देखिएगा। किस राज्य को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया था? तो मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का जो पुरस्कार है यह दिया गया था मध्य प्रदेश को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, मध्य प्रदेश को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 में जो है एमपी को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार दिया गया। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत के पहले ड्रोन का नाम क्या है जो मानव यात्रियों को ले जा सकता है? तो इस ड्रोन का नाम है वरुणा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, वरुणा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया सैफ अहमद को। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में भारत में ग्रामीण सड़कों का नेटवर्क सबसे ज़्यादा है? तो बेसिक रोड स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया 2018-19 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में ग्रामीण सड़कों का जो नेटवर्क है सबसे बड़ा आपको मिलेगा महाराष्ट्र में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महाराष्ट्र में। 13वां पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद किस देश में आयोजित किया गया था? तो जर्मनी में जो है इसका आयोजन किया गया था 13वें पीटर्सबर्ग जलवायु संवाद का। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की राष्ट्रपति बनी है। तो आपको बताना है कि ये कौन से क्रम के राष्ट्रपति बनी है? तो 15वें क्रम की ये राष्ट्रपति बनी है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तथा ये एक आदिवासी समुदाय से बिलोंग करती हैं। तो इनके समुदाय का क्या नाम है? तो संथल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इनके आदिवासी समुदाय का नाम है संथल। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस संगठन के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया गया है? तो $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का जो ऋण है और किसने दिया है, किस संगठन ने दिया है? तो आप याद रखिएगा, विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने जो है
प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन को $1 बिलियन का ऋण दिया है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, वर्ल्ड बैंक ने यह ऋण दिया है। कितना दिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, $1 बिलियन का ऋण दिया है। किसके लिए दिया है, तो ये भी महत्वपूर्ण है, पीएम यानी कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के लिए $1 बिलियन का। कौन सा राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में शीर्ष पर है, तो तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत धन के उपयोग में शीर्ष पर राज्य था तमिलनाडु। हाल ही में नीति आयोग के इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य था, तो प्रथम स्थान पे कर्नाटक था। इसके बारे में आप याद रखिएगा, प्रथम स्थान पे जो है कर्नाटक था, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें, बड़े राज्यों में आपका कर्नाटक प्रथम स्थान पे था, और हिली एरियाज़ में और नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात करें तो मणिपुर आपका प्रथम स्थान पे था। वहीं यूनियन टेरिटरी में जो है चंडीगढ़ प्रथम स्थान पे था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में गठित समिति का प्रमुख किसे बनाया गया है, और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर केंद्र सरकार द्वारा गठित समिति का प्रमुख बनाया गया है संजय अग्रवाल को। तो काफ़ी महत्वपूर्ण यह नियुक्ति है, संजय अग्रवाल आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो नमस्ते योजना आप याद रखिएगा। सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए कौन सी योजना शुरू की गई, तो नमस्ते। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्येक संरक्षित वन की सीमांकित सीमा से मापे गए न्यूनतम कितने किलोमीटर के एक अनिवार्य इको सेंसिटिव जोन बनाने का डिसीजन लिया है। तो जो भी 1 किलोमीटर तक का जो एरिया है, 1 किलोमीटर तक का अंदर का एरिया जो है आपका इको सेंसिटिव जोन बनाया जाएगा। जितने भी संरक्षित वन होंगे इनसे नापा गया 1 किलोमीटर तक दूरी तक का एरिया है, उसको इको सेंसिटिव जोन बनाने का डिसीजन लिया गया है। आपके सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यह जो नियम है 1 किलोमीटर तक का इको सेंसिटिव जोन बनाने का, यह प्रत्येक संरक्षित वन पर लागू होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि इससे रिलेटेड 1 किलोमीटर तक का एरिया है उसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर किया जाएगा। इसके बाद बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो तेलंगाना में मनाया जाता है। कौन सा देश जो है पहला प्रमुख कौन सा देश का पहला प्रमुख बंदरगाह है जो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया है, तो 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट बन गया कौन सा है, तो यह हमारा है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, महाराष्ट्र में आपको मिलेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसमें जो सभी बर्थ हैं और ये पीपीपी मॉडल पर संचालित हो रहे हैं। तो इसके बारे में भी आपको याद रखना है। देश का पहला जो प्रमुख बंदरगाह है जो 100% लैंड लॉर्ड पोर्ट बन गया है, यह है आपका जवाहरलाल नेहरू पोर्ट महाराष्ट्र वाला। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इसको नावा सावा पोर्ट के नाम से भी हम जानते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न, तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था, यह फर्स्ट पार्ट था हमारे जुलाई करंट अफेयर्स का। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, इसका सेकेंड पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, पीईटी 2022 के लिए करंट अफेयर्स की सीरीज को हमने शुरू किया था। इस सीरीज में अभी हम जुलाई महीने के करंट अफेयर्स को पढ़ रहे हैं। तो जुलाई का जो पार्ट 1 है उसको हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया था, तथा यह जुलाई का पार्ट 2 वीडियो आज आपका जुलाई का जो करंट अफेयर्स है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। करंट अफेयर्स की जो प्लेलिस्ट है आपको मिल जाएगी, तो उस प्लेलिस्ट में आपको जितने अभी तक हमने करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं एक ही जगह पर मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप कंप्लीट करंट अफेयर्स को देख सकते हैं जो अभी तक पीईटी 2022 के लिए पढ़ाए गए हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज आपका जुलाई का जो करंट अफेयर्स है वह समाप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेज को देखेंगे जो बाकी रह गए थे जुलाई की। तो विश्व युवा कौशल दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपका कब मनाया जाता है, तो 15 जुलाई को आपका विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम लिखी गई थी ट्रांसफॉर्मिंग यूथ स्किल्स फॉर द फ्यूचर। तो थीम भी आपको साथ में याद करते हुए चलना है। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस होता है आपका 18 जुलाई को। इसकी थीम रखी गई थी इस वर्ष की डू व्हाट यू कैन विद व्हाट यू हैव वेयर यू आर। यह थीम आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। थीम आपको याद रखनी है अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस की। वर्ल्ड ब्रेन डे आपका होता है 22 जुलाई को। इसकी थीम क्या रखी गई थी, ब्रेन हेल्थ फॉर ऑल। तो इसके बारे में आपको याद रखना है।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस आपका होता है 20 जुलाई को। इसके बाद विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस आपका कब होता है, तो 17 जुलाई को आपका होता है विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस। इसके बाद विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस कब होता है, और काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस आपका 30 जुलाई को होता है। और इसकी थीम क्या रखी गई थी, तो इसकी जो थीम है काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह रखी गई थी यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो थीम आपको साथ में याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस काफ़ी महत्वपूर्ण है, बहुत बड़े एग्जाम में पूछा गया है। तो 29 जुलाई को आपका अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस होता है। और इस वर्ष की इसकी थीम रखी गई थी इंडिया लॉन्चेज प्रोजेक्ट टाइगर टू रिवाइव द टाइगर पॉपुलेशन। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस आपका 28 जुलाई को होता है और इसकी थीम रखी गई थी कट डाउन ऑन प्लास्टिक। इसके बाद विश्व हेपेटाइटिस दिवस आपका 28 जुलाई को होता है और इसकी थीम रखी गई थी इस वर्ष की ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोजर टू यू। तो थीम भी इम्पॉर्टेंट है। और कारगिल विजय दिवस आपका 26 जुलाई को होता है, इम्पॉर्टेंट है। आयकर दिवस आपका 24 जुलाई को होता है। और राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका कब होता है, तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस आपका 23 जुलाई को होता है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिवस जो आपके बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया जुलाई के। तो अब हम इंपॉर्टेंट प्रश्नों को यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं। तो वन लाइनर्स के फॉर्म में सभी प्रश्न होते हैं करंट अफेयर्स के। समय बचाने के लिए हम यहाँ पे ऑप्शंस का उपयोग नहीं करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रैंप योजना का शुभारंभ किया गया। तो यह जो रैंप योजना है किससे संबंधित है, तो रैंप योजना का संबंध हो जाएगा आपका एमएसएमई से, यानी कि जो छोटे मध्यम और लघु उद्योग होते हैं इन्हीं से रिलेटेड आपका है यह रैंप योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मिनिमम जो एंटरप्राइजेज होते हैं इन्हीं से रिलेटेड आपकी रैंप योजना है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस योजना के लिए टोटल खर्च कितना किया जा रहा है, $808 मिलियन का जो है खर्च किया जा रहा है, जिनमें से $500 मिलियन की जो सहायता है वर्ल्ड बैंक दे रहा है। तो वर्ल्ड बैंक द्वारा पोषित यह योजना है रैंप योजना। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। रैंप योजना का पूरा नाम क्या है, तो रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस। जो छोटे उद्योग होते हैं और जैसे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम जो आपके उद्योग होते हैं इन्हीं पर जो है इस योजना का मेन फोकस है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने, एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, इसके मंत्री कौन है एमएसएमई के, एमएसएमई मंत्री हमारे हैं नारायण राणे। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। नारायण राणे जो है एमएसएमई मंत्री हैं, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर करने की मंजूरी दे दी है, तो औरंगाबाद जो शहर है अब इसका नाम बदल के कर दिया जाएगा संभाजी नगर। इसके बारे में आपको याद रखना है। महाराष्ट्र का यह शहर औरंगाबाद है, अब इसका नाम हो जाएगा क्या, तो इसका नाम हो जाएगा संभाजी नगर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है। गेल जो हमारी महारत्न कंपनी है, इसके बारे में आपको याद रखना, गेल जो है हमारी एक महारत्न कंपनी है तथा इसके नए अध्यक्ष और एमडी बनाए गए हैं, प्रबंध निदेशक बनाए गए हैं संदीप कुमार गुप्ता। तो इसके बारे में आपको याद रखना है संदीप कुमार गुप्ता। किस राज्य में भारतीय तटरक्षक बल ने 835 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर MK-3 स्क्वाड्रन को चालू किया है। यह इंडियन कोस्ट गार्ड का तीसरा स्क्वाड्रन है। पहले के बारे में ये बात करते हैं, दूसरे के बारे में, उसके बाद हम तीसरे के बारे में बात करेंगे। यह हमारा तीसरा स्क्वाड्रन है जो गुजरात में लगाया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा। तो यहाँ पे पहला वाला स्क्वाड्रन कौन सा था, तो पहला वाला जो स्क्वाड्रन था उसका नाम था, नंबर था 830 स्क्वाड्रन। तो 830 जो स्क्वाड्रन था इसको कहाँ पर चालू किया गया था, तो भुवनेश्वर में चालू किया गया था पहला वाला। उसके बाद दूसरा वाला किस नंबर का था, दूसरा वाला था 845 स्क्वाड्रन जिसको चालू किया गया था कोच्चि में। और यह जो तीसरा वाला है 835 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर मार्क 3 स्क्वाड्रन, इसको चालू किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा गुजरात में। तो तीनों के बारे में आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण है। गुजरात के पोरबंदर में इसको चालू किया गया है। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के लिए शुरू की गई एक केंद्रीकृत वेतन प्रणाली का क्या नाम है। तो हमारा जो इंडियन कोस्ट गार्ड है इसके लिए एक केंद्रीकृत वेतन
प्रणाली की शुरुआत की गई है, इसका नाम रखा गया है पद्मा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पद्मा इसका नाम है। हाल ही में गोल कार्यक्रम के दूसरे चरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो मेटा ने जो है हमारे जनजाति मामलों के मंत्रालय के सहयोग से इसको शुरू किया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, फेसबुक का वर्तमान नाम मेटा हो गया है, तो इसी ने हमारे जनजाति मामलों के मंत्रालय के सहयोग से इसको शुरू किया है गोल कार्यक्रम को। गोल कार्यक्रम का पूरा नाम क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज ए लीडर्स। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। हाल ही में कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, जिसको हम CHOGM के नाम से भी जानते हैं, इसका आयोजन हाल ही में कहाँ किया गया था? तो इसका आयोजन हाल ही में किया गया था रवांडा की राजधानी किगाली में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रवांडा की राजधानी किगाली में जो है इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग 2022 में एक इम्पॉर्टेंट घोषणा भी की गई थी, जिसका नाम था लिविंग लैंड चार्टर की घोषणा की गई थी। इसके बारे में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लिविंग लैंड चार्टर की जो है इस मीटिंग में घोषणा की गई थी। तो अब यह लिविंग लैंड चार्टर क्या है? तो इसके तहत जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया था, उनकी जिम्मेदारी होगी कि जमीन का जो विघटन है उनको होने से रोका जाए, जमीन का विघटन होने से रोका जाए। इसका मेन उद्देश्य है इसी लिविंग लैंड चार्टर का। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा यह जो आपकी मीटिंग हुई थी कॉमनवेल्थ वाली हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग, इसकी थीम क्या रखी गई थी 2022 की? तो इसकी थीम थी डिलीवरिंग ए कॉमन फ्यूचर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डिलीवरिंग अ कॉमन फ्यूचर, कनेक्टिंग, इनोवेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग जो है इसकी थीम लिखी गई थी। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इस मीटिंग की सबसे खास बात क्या थी? तो इस मीटिंग के समापन पर एक लिविंग लैंड चार्टर की घोषणा की गई थी। इस लिविंग लैंड चार्टर का मेन उद्देश्य था कि जमीन का जो विघटन है उसको होने से रोका जाए। कौन रोकेगा? तो जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं, जो इसके सदस्य हैं, उनके द्वारा रोका जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। इसकी मीटिंग जो है हाल ही में रवांडा के किगाली में आयोजित की गई। हाल ही में रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रिलायंस जियो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं आकाश अंबानी। तो इनके बारे में आपको याद रखना, आकाश अंबानी नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। और एमडी किसे बनाया गया इसका? तो एमडी बनाया गया है पंकज मोहन पवार को। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने एक वाणिज्यिक मिशन में PSLV C-53 के माध्यम से किस देश के 3 उपग्रहों को सफलतापूर्वक लॉन्च किया था? काफी महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। तो इसरो की जो एक एजेंसी है जिसका नाम है, जो कमर्शियल मिशन को लॉन्च करती है, तो इसरो की इस एजेंसी का नाम है न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड। न्यू इंडिया स्पेस लिमिटेड, NISL इसको बोलते हैं। तो इसी के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। तो इस देश का नाम क्या है? तो सिंगापुर। तो सिंगापुर के जो है 3 उपग्रहों को हाल ही में लॉन्च किया गया था इसरो के NISL के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सिंगापुर के 3 उपग्रहों को हाल ही में लॉन्च किया गया PSLV C-53 के माध्यम से, इसरो की जो वाणिज्यिक शाखा है NISL के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और किस राज्य सरकार ने हाल ही में काशी यात्रा योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो काशी यात्रा को शुरू किया गया हाल ही में कर्नाटक की सरकार के द्वारा। इसके माध्यम से जो लोग कर्नाटक के जो निवासी हैं, जो लोग काशी दर्शन करेंगे, काशी की यात्रा करेंगे, काशी मतलब वाराणसी, जो आपका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है, तो जो लोग काशी यात्रा पर आएंगे उनमें से 30,000 लोगों को जो है 5,000 रुपये की सहायता दी जाएगी इस योजना के तहत। तो इस योजना का नाम है काशी यात्रा, जिसको शुरू किया गया है कर्नाटक की सरकार के द्वारा। सभी 4 ग्रैंड स्लैम, 4 जो ग्रैंड स्लैम होते हैं, इनमें 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो सभी 4 ग्रैंड स्लैम्स में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। नोवाक जोकोविच जो हैं इसमें आपके 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है। तथा ये जो 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, कौन कौन से इनमें ग्रैंड स्लैम होते हैं? तो एक आपका होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, ऑस्ट्रेलियन ओपन इसके बाद एक आपका एक फ्रेंच ओपन होता है, एक आपका US ओपन होता है और एक आपका विंबलडन होता है। तो ये 4 आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं। तथा इनमें जो है
80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविच। इनका देश कौन सा है, आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। हाल ही में जीएसटी की 47वीं बैठक कहाँ पर आयोजित की गई थी जीएसटी परिषद की? तो जीएसटी परिषद की जो 47वीं बैठक है इसका आयोजन किया गया था चंडीगढ़ में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, चंडीगढ़ में इसका आयोजन किया गया तथा इसकी जो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो हमारे वित्त मंत्रालय के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसके बारे में आप याद देखिएगा। तथा जीएसटी परिषद की जो अगली बैठक होगी 48वीं बैठक तमिलनाडु के मदुरई में आयोजित की जाएगी। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। हाल ही में फिलीपींस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो ये फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति बने हैं। इनका नाम है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। फिलीपींस की राजधानी मनीला है और मनीला में आपको मिलेगा एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा फिलीपींस की जो सरकार है वह रामोन मैग्सेसे पुरस्कार भी देती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम का आयोजन कहां पर किया गया था? 11वें वर्ल्ड अर्बन फोरम का जो आयोजन है हाल ही में कहां पर किया गया? तो पोलैंड में किया गया था। पोलैंड का एक शहर है कोटोविस। पोलैंड का एक शहर है आपका कोटोविस, यहीं पे जो है इसका आयोजन किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्ल्ड अर्बन समिट यह 11वीं थी जिसका आयोजन पोलैंड के कोटोविस में किया गया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे? जो 36 नेशनल गेम्स होंगे 2022 के, इनका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये अब गुजरात में आयोजित किए जाएंगे। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गुजरात में। वहीं हमारे 37वें जो राष्ट्रीय खेल होंगे इनका आयोजन होगा उत्तराखंड में। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। अगले यानी कि 37वें हमारे राष्ट्रीय खेल उत्तराखंड में आयोजित किए जाएंगे। हाल ही में एनटीपीसी ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट 100 मेगावाट का चालू किया है? तो एनटीपीसी का जो सबसे बड़ा भारत का अब तक का फ्लोटिंग सोलर प्लांट है जो कि 100 मेगावाट का है, 100 मेगावाट का है, इसको जो है हाल ही में चालू किया गया है तेलंगाना के रामागुंडम जिले में। तेलंगाना के रामागुंडम में जो है इसको चालू किया गया है। तथा इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी जो कैपेसिटी है वह 100 मेगावाट की है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तेलंगाना के रामागुंडम में इसको शुरू किया गया। किसके द्वारा शुरू किया गया? तो एनटीपीसी के द्वारा इसको शुरू किया गया है और 100 मेगावाट की इसकी क्षमता है। महाराष्ट्र के नए सीएम कौन बने हैं? तो महाराष्ट्र के आपके नए सीएम बने हैं एकनाथ शिंदे। इनके बारे में आपको याद रखना है, एकनाथ शिंदे जो हैं ये महाराष्ट्र के नए सीएम बने हैं। इंपॉर्टेंट ये अपॉइंटमेंट है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, जुलाई की यह अपॉइंटमेंट है। हाल ही में गठित फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो FSIB, इसके नए जो हैं अध्यक्ष बनाए गए हैं भानु प्रताप शर्मा। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, भानु प्रताप शर्मा जो है इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो आपको याद रखना है, राइट आंसर भानु प्रताप शर्मा इसका है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बॉस कंपनी के पहले स्मार्ट परिसर स्पार्क NXT का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो बॉस कंपनी के पहले स्मार्ट परिसर स्पार्क NXT का उद्घाटन जो है हाल ही में किया गया। कहाँ पर? तो आप याद रखिएगा, इसका जो उद्घाटन हाल ही में किया गया था बेंगलोर में। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। कहाँ पर? तो बेंगलोर में जो है बॉस कंपनी के पहले स्मार्ट परिसर जिसका नाम है स्पार्क नेक्स्ट का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो PM मोदी के द्वारा किया गया। हाल ही में डायमंड लीग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। तो आपको बताना है कि इसका आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो स्वीडन में इसका आयोजन किया गया था और इसमें जो है नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, डायमंड लीग प्रतियोगिता में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता था। तथा इस प्रतियोगिता का जो आयोजन है स्वीडन में किया गया था। और नाटो का शिखर सम्मेलन 2022 का किस देश में आयोजित किया गया है? स्पेन में आयोजित किया गया और नाटो का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा ब्रसेल्स में। बेल्जियम की राजधानी जो ब्रसेल्स है यहीं पे नाटो का हेडक्वार्टर है। टोटल आपकी 30 कंट्री इसके मेंबर हैं। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, स्पेन में इसका जो है इस वर्ष का समिट हुआ था। हाल ही में इजराइल के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? PM कौन बने हैं? तो ये इजराइल के 14वें PM हैं। इनका नाम है यार लैपिड। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, यार लैपिड। संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया है?
तो यूनाइटेड नेशंस महासागर समिट 2022 का आयोजन किस देश में किया गया था? तो पुर्तगाल में किया गया था। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पुर्तगाल में। और पुर्तगाल की राजधानी क्या है? तो पुर्तगाल की राजधानी आपको मिलेगी लिस्बन। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा। हाल ही में ऑपरेशन नार्कोस की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो हमारा जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है, रेलवे सुरक्षा बल है, इसी के द्वारा जो है ऑपरेशन नार्कोस की शुरुआत की गई थी नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए। तो आप याद रखिएगा, नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ इस पहल की शुरुआत की गई रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा। काफ़ी महत्वपूर्ण यह प्रश्न आपके एग्जाम के लिए है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। इस पुस्तक के लेखक आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। बुक्स एंड राइटर्स भी आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके सिलेबस में बुक्स एंड राइटर्स का भी टॉपिक दिया गया है। तो बुक्स एंड राइटर जो लेटेस्ट के हैं उनको भी आपको देखना है, जो पुराने हैं उनको भी आपको देखना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जॉर्ज फर्नांडिस। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो राहुल रामगुंडम है। कौन है? तो राहुल रामगुंडम जो इस पुस्तक के लेखक हैं। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं हाल ही में? तो टी राजा कुमार। ये सिंगापुर के व्यक्ति हैं। कहाँ के? तो सिंगापुर के ये व्यक्ति हैं टी राजा कुमार। इन्हीं को FATF का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा पेरिस में। और सिंगापुर के ये व्यक्ति हैं टी राजा कुमार, जिनको अध्यक्ष बनाया गया है। तो सिंगापुर में हाल ही में आपको पता होगा वर्ल्ड सिटीज समिट का भी आयोजन किया गया था सिंगापुर में ही। हाल ही में किसे यूनाइटेड किंगडम की संसद के द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यूके की जो संसद है उसके द्वारा आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर तनुजा मनोज निसारी को। किसको? तो डॉक्टर तनुजा मनोज निसारी को जो है सम्मानित किया गया था। आप याद देखिएगा। हाल ही में राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया था? तो राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 में प्रथम पुरस्कार दिया गया ओडिशा को। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, प्रथम पुरस्कार जो है ओडिशा को दिया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। इसके बाद अगला प्रश्न है, मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप। यह एकदम नया बना है। तो इसकी पहली बैठक का आयोजन कहाँ पर किया गया? मल्टी एजेंसी मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप की पहली बैठक का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया? तो इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। और इस बैठक का जो उद्घाटन है हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजित डोभाल ने किया था। तो इनके बारे में भी आप याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट उद्घाटन किया गया था अजित डोभाल के द्वारा। तो इस बैठक को पहली बार किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अल्लूरी सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां पर किया गया? आपको पता होगा एक मूवी भी आई थी RRR। तो RRR जो है इन्हीं के जीवन पर आधारित थी, अल्लूरी सीताराम राजू के। तो इनकी जो 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है इनका अनावरण किया गया कहाँ पर? तो आंध्र प्रदेश के भीमावरम शहर में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश के भीमावरम शहर में जो है इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। तथा ये जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं इनका संबंध किस विद्रोह से है, किस रिवेलियन से है? तो इनका विद्रोह है रंपा, इनका संबंध जो है रंपा विद्रोह से है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, रंपा रिवेलियन जो हुआ था 1922 वाला, 1922 में जो रंपा विद्रोह हुआ था इसी से रिलेटेड है आपके अल्लूरी सीताराम राजू। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। विद्रोह भी आपसे पूछा जा सकता है। तो रंपा विद्रोह से ये रिलेटेड थे अल्लूरी सीताराम राजू। यह रंपा विद्रोह जो था 1922 में हुआ था। हाल ही में शुरू किए गए प्रोजेक्ट बंधन का संबंध किस फसल से है? तो कपास की फसल में हाल ही में कुछ कीड़े लग जा रहे हैं जिससे कपास की फसल को काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। तो इन कीड़ों का नाम है पिंक बाल वार्म। तो इन्हीं कीड़ों को रोकने के लिए जो है इस प्रोजेक्ट बंधन को शुरू किया गया। तो किस फसल से रिलेटेड यह है प्रोजेक्ट बंधन? तो यह आपकी कपास की फसल से रिलेटेड है। कपास में पिंक बाल वर्म से निपटने के लिए जो है इसको शुरू किया गया है। और हाल ही में उज्ज्वल भैया किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो न्यायमूर्ति उज्ज्वल भैया जो हैं ये किस हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो ये तेलंगाना के बने हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, तेलंगाना के।
हाल ही में भारतीय वायुसेना के द्वारा सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सुरक्षा मंथन 2022 का जो आयोजन है कहाँ पर किया गया था? तो राजस्थान में किया गया था। कहाँ पर? तो राजस्थान के जोधपुर में। किस राज्य ने नारी को नमन योजना की शुरुआत की है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा जो है नारी को नमन नामक योजना की शुरुआत की गई है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, हिमाचल प्रदेश के द्वारा नारी को नमन इस योजना की शुरुआत की गई है हिमाचल प्रदेश के द्वारा। हाल ही में किस संस्थान ने अपनी तरह की पहली टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनॉमस नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया है? तो यह अपनी तरह की पहली टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सुविधा है, जिसका उद्घाटन हाल में किया गया आईआईटी हैदराबाद के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। तथा इसका जो उद्घाटन है हाल ही में हमारे जो साइंस एंड टेक मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्हीं के द्वारा किया गया था। और इसके बाद अगला प्रश्न है, फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसे दिया गया है? तो फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब दिया गया है सीनी शेट्टी को। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, सीनी शेट्टी। गंगा रीइमेजिनिंग रिजुवनेटिंग रिकनेक्टिंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो गंगा रीइमेजिनिंग रिजुवेनेटिंग एंड रिकनेक्टिंग पुस्तक के लेखक हैं राजीव रंजन मिश्रा और पुष्कल उपाध्याय। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में किसने लॉस एंजलिस 2022 में सनसेट टूर में महिलाओं की 3000 मीटर स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड बनाया है? तो इनका नाम है पारुल चौधरी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा, पारुल चौधरी ने जो है लॉस एंजलिस 2022 के सनसेट टूर में महिलाओं की 3000 मीटर स्पर्धा में एक नया रिकॉर्ड बनाया। तो इनका नाम है पारुल चौधरी। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। हाल ही में किस महिला गणितज्ञ को जो है फिल्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो यूक्रेन की ये रहने वाली हैं मैरीना वियाजोवस्का। तो इनको जो है फिल्ड्स मेडल 2022 से सम्मानित किया गया। यूक्रेन की महिला गणितज्ञ हैं, यह दूसरी महिला बनी है यह पुरस्कार पाने वाली, यह मेडल पाने वाली। तो इनके बारे में आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस शहर में अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया? तो वाराणसी में जो है अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया गया था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और किस कंपनी ने हाल ही में स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की शुरुआत की है? तो स्टार्टअप स्कूल इंडिया पहल की जो शुरुआत की गई हाल ही में गूगल के द्वारा। तो आप याद रखिएगा। हाल ही में किसे अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया? तो स्मृति ईरानी को जो है अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। तो स्मृति ईरानी आपका राइट आंसर हो जाएगा। खर्ची पूजा किस राज्य में मनाई जाती है? किस राज्य का यह त्यौहार है खर्ची पूजा? तो यह त्रिपुरा का इंपॉर्टेंट त्यौहार है खर्ची पूजा। हाल ही में यह सेलिब्रेट किया गया था, मनाया गया था। हाल ही में किस जगह पर स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो स्वामी रामानुजाचार्य की शांति की जो प्रतिमा है यह श्रीनगर में इसका अनावरण किया गया। किसके द्वारा? तो अमित शाह के द्वारा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह हैं इन्हीं के द्वारा जो है इस प्रतिमा का अनावरण किया गया। माइंड मास्टर विनिंग लेसन्स फ्रॉम अ चैंपियंस लाइफ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो विश्वनाथन आनंद जो है इन्हीं के द्वारा यह फेमस बुक लिखी गई है हाल ही में। हाल ही में DGCA यानी कि हमारा जो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय है इसने किस एयरलाइन को एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान किया है? तो आकाशा एयर जो है इसको DGCA ने जो है एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट प्रदान किया। तो आकाशा एयर आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में भारत में लिथियम आयन बैटरी की बिक्री के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी कौन बन गई है? तो लिथियम आयन बैटरी की बिक्री के लिए BIS प्रमाणन प्राप्त करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है गोदी इंडिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, गोदी इंडिया। ग्रुप ऑफ 20 यानी कि G20 ग्रुपिंग के लिए भारत के शेरपा के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमिताभ कांत को नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का आयोजन हाल ही में कहां पर किया गया है? तो बर्मिंघम में। आप याद रखिएगा, बर्मिंघम में जो है हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 का जो है आयोजन किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगला प्रश्न है, हाल ही में देवघर हवाई अड्डे का उद्घाटन PM मोदी के द्वारा किया गया। तो यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? देवघर हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? तो आपको मिलेगा कहाँ पर? झारखंड में आपको मिलेगा देवघर हवाई अड्डा। तो इसके बारे में आपको याद रखना, देवघर में आपको बाबा बैद्यनाथ का मंदिर भी मिलेगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, बाबा बैद्यनाथ का मंदिर जो है वह देवघर में ही है।
हाल ही में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई है। तो यह स्टेडियम कहाँ पर है? तो वाराणसी में आपको मिलेगा डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जो है निर्माण श्रमिकों को उनकी क्षमताओं में सुधार करने में मदद करने के लिए एक नई योजना जिसका नाम मिशन कुशल कर्मी है, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो नई दिल्ली मतलब दिल्ली में जो है इसकी शुरुआत की गई है, दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है मिशन कुशल कर्मी की। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण। इसके जरिए जो निर्माण श्रमिक होंगे उनकी क्षमताओं में सुधार किया जाएगा इस योजना के माध्यम से, जिसका नाम है मिशन कुशल कर्मी। हाल ही में किस शहर में पश्चिमी रेलवे द्वारा भारत का सबसे बड़ा स्काई वॉक खोला गया है? तो पश्चिमी रेलवे जिसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में, तो मुंबई में ही भारत का सबसे लंबा स्काई वॉक खोला गया है। तो मुंबई आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा। और वेस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा मुंबई में। हाल ही में किसे उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? तो आर के गुप्ता को जो है उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो नई दिल्ली में किया गया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन डिफेंस संगोष्ठी और प्रदर्शनी का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। हाल ही में किस राज्य के स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दे रहा है? तो छत्तीसगढ़ के लिए यह ऋण दिया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्कूली शिक्षा परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक यह 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दे रहा है। हाल ही में किसके द्वारा स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन किया गया था? तो हरदीप सिंह पुरी के द्वारा किया गया था स्वनिधि महोत्सव का उद्घाटन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मिशन वात्सल्य निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है? तो मिशन वात्सल्य का जो क्रियान्वयन है कौन सा मंत्रालय कर रहा है? तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जो है मिशन वात्सल्य को चलाया जा रहा है। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अगला प्रश्न है, द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू बीजेपी हाउ नरेंद्र मोदी ट्रांसफॉर्म द पार्टी। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है किसके द्वारा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अजय सिंह इस पुस्तक के राइटर हैं। 100% चांस है कि यह पुस्तक आपसे एग्जाम में पूछी जाए, तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। अजय सिंह ने इस पुस्तक को लिखा है। और किसे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? तो अल्वारो लॉरियो को। किसको? तो अल्वारो लॉरियो को इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और प्राकृतिक कृषि सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो सूरत में किया गया था, गुजरात के शहर सूरत में। कौन सा एक्सप्रेसवे भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है? तो द्वारका एक्सप्रेसवे जो है भारत के पहले एलिवेटेड अर्बन एक्सप्रेसवे के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो द्वारका एक्सप्रेसवे आपका राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीतने वाली एलिना रिबाकिना जो है, इनका संबंध किस देश से है? तो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब जीता किसने? तो एलिना रिबाकिना ने जीता। तो ये किस देश की रहने वाली हैं? तो ये कजाकिस्तान की प्लेयर हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना। तथा ये कजाकिस्तान की पहली महिला बन गई हैं जिनके द्वारा यह खिताब जीता गया है। हाल ही में भारत में जूट उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए शुरू किया गया लोगो जो है, उसकी टैगलाइन क्या है? लोगो की टैगलाइन। तो जूट जो प्रोडक्ट हैं उनके लिए एक लोगो शुरू किया गया उनकी प्रमाणीकरण के लिए। तो इस लोगो का टैगलाइन है जूट मार्क इंडिया। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, इस लोगो का टैगलाइन क्या है? तो जूट मार्क इंडिया इस लोगो का टैगलाइन है। तथा यह जो लोगो है जूट उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए शुरू किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। कौन सा देश तीसरा पावर कौन देश का तीसरा पावर एक्सचेंज है जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो हमारे देश का तीसरा पावर एक्सचेंज बना हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज लिमिटेड। इसके बारे में आप याद रखिएगा। खबरों में रहा फिट फॉर 55 किसके द्वारा जलवायु पैकेज का प्रस्ताव है? तो फिट फॉर 55 यह एक प्रकार का जलवायु पैकेज का प्रस्ताव हाल ही में लाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, यूरोपियन संघ के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। फिट फॉर 55 आपसे पूछा जा सकता है कि यह क्या है? तो जलवायु पैकेज है। तथा इस जलवायु पैकेज का जो प्रस्ताव लाया गया यूरोपियन यूनियन के द्वारा। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग बाघ की मौत कहाँ पर हुई है? तो दुनिया के सबसे बुजुर्ग बाघ की जो मौत है हाल ही में
पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार जिले के जल्दापारा जंगल में हुई थी। तो पश्चिम बंगाल में इसकी मौत हुई थी। कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल का जो अलीपुरद्वार जिला है, इसमें एक जंगल है जिसका नाम है जल्दापारा जंगल, यहीं पे इसकी मौत हो गई थी। तथा इस बुजुर्ग बाघ का नाम था राजा। तो इसके बारे में आपको याद रखना, राजा इसका नाम था। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा किस शहर में इसरो सिस्टम फॉर सेफ एंड सस्टेनेबल ऑपरेशन का उद्घाटन किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हाल ही में जापान ने किसे ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो नारायणन राणे को। इनके बारे में आपको याद रखना है, जापान गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो नारायणन राणे को। इनका नाम काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये वाइस चेयरमैन है सनमार ग्रुप के। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, सनमार ग्रुप के ये वाइस चेयरमैन है नारायणन राणे, तथा इन्हीं को जो है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट है, जापान की गवर्नमेंट के द्वारा। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के द्वारा भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे का निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो भारत का जो पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा है यह विकसित किया जा रहा है लेह हवाई अड्डा लद्दाख में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, यानी कि जो लेह हवाई अड्डा है इसको भारत के पहले कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो कि लद्दाख में है। विश्व आर्थिक मंच की ग्लोबल जेंडर इंडेक्स 2022 में भारत का क्या स्थान है? तो हाल ही में यह इंडेक्स जारी किया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। तो इस इंडेक्स का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। यहाँ पे गैप छूट गया है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स है। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान है 135वां। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, भारत का स्थान है 135वां ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, पहले स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड है, तीसरे पे नॉर्वे है। भारत का स्थान 135वां है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, जिसको जारी किया गया है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है? तो सहभागिता योजना की शुरुआत की गई दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, दिल्ली की गवर्नमेंट के द्वारा। देश का पहला राज्य कौन बना है जिसने नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू किया है? तो नई शिक्षा नीति 2020 को पूर्व प्राथमिक स्तर पर लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। इसके बारे में आप याद रखिएगा। कौन यूरो एकल मुद्रा को अपनाने के लिए अंतिम स्वीकृति प्रदान करने वाला 20वां देश बन गया है? तो यूरो एकल मुद्रा को अपनाने के लिए अंतिम स्वीकृति प्राप्त करने वाला जो है 20वां देश बन गया है क्रोएशिया। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, क्रोएशिया। अगला प्रश्न आपके सामने है, हाल ही में पीएम मोदी के द्वारा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया। तो आपको बताना है कि इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? तो 296 किलोमीटर लंबा है कुल आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, यूपी स्पेशल का जब हम वीडियो पढ़ेंगे तो उसमें हम इस एक्सप्रेसवे के बारे में पूरी डिटेल में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे बस इतना जानिए कि इसकी कुल लंबाई है 296 किलोमीटर। हाल ही में किसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के सीएमडी के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है मधुलिका भास्कर को। तो मधुलिका भास्कर को। किस राज्य में दक्षिण भारत के पहले नैनो यूरिया कारखाने की आधारशिला रखी गई है? तो दक्षिण भारत का जो पहला नैनो यूरिया कारखाना है इसकी आधारशिला रखी गई है कर्नाटका में। किस संस्थान में जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली में जो है जनगणना डाटा वर्क स्टेशन का उद्घाटन किया गया है आईआईटी दिल्ली में। किस राज्य ने भारत के पहले ई वेस्ट इको पार्क के विकास की घोषणा की है? तो भारत का पहला जो ई वेस्ट इको पार्क है यह बनाया जाएगा नई दिल्ली में। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, कौन देश के 151 दिवसीय कौन क्रिकेट में 151 दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए हैं? तो मोहम्मद शामी जो हैं क्रिकेट में 151 दिवसीय विकेट लेने वाले सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बन गए। इनका नाम है मोहम्मद शामी। संघाई सहयोग संगठन क्षेत्र का पहला मतलब कौन जो है संघाई सहयोग संगठन का पहला शहर होगा जिसे एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का शीर्षक दिया जाएगा? तो वाराणसी को जो है
एससीओ की सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी का शीर्षक दिया जाएगा, तो वाराणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यूपी स्पेशल में भी यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है और करंट अफेयर्स के सेक्शन में भी आपसे पूछा जा सकता है, जिसके बारे में आप याद रखिएगा। और UNFCCC का COP27 कहाँ पे होगा, तो हाल ही में COP26 आपका हुआ था, ग्लासगो में हुआ था। COP26 ग्लासगो में हुआ था और COP27 आपका कहाँ होगा, मिस्र के शर्म अल शेख शहर में होगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना, मिस्र का जो शर्म अल शेख शहर है यहीं पे COP27 का आयोजन किया जाएगा। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। I2U2 के सदस्य देश कौन कौन से, हाल ही में यह काफ़ी चर्चा में था। तो I2U2 के सदस्य देश कौन है, भारत, इजराइल, UAE और USA। तो ये 4 सदस्य देश हैं I2U2 के। तो इसके बारे में आपको याद रखना है। इसकी हाल ही में पहली बार वर्चुअल समिट हुई थी जिसमें PM मोदी ने भाग लिया था। तो इसमें 4 देश हैं, इनके नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस तरह से जुलाई का करंट अफेयर्स पूरी तरह से आपका समाप्त हो गया। जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्न बन सकते थे उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, कवर कर लिया है। आई होप यह सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। 10 नंबर के प्रश्न आपके करंट अफेयर्स के पूछे जाएंगे PET 2022 में। तो इस सीरीज को आपको फॉलो करते रहना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।